हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं के चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, तो आप देखते जाइए और आंसर्स मिलाते जाइए अपने। यहाँ से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, एक प्रकाश वर्ष का मान होता है। तो एक प्रकाश वर्ष का जो मान होता है वो आपने पढ़ रखा होगा। ये हो जाएगा आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके। सेकंड क्वेश्चन है 1 AMU। 1 AMU यानी कि ये होता है आपका एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट परमाणु द्रव्यमान मात्रा, इसका मान बताना है आपको। तो इसका मान हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, है ना। द्रव्यमान का छोटा मात्रक होता है ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, इसमें आपको बताना है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू आपको बताना है। इसका भी आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला ए वाला 10⁻−10 मीटर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें शायद मिस है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है विमीय रूप से सही संबंध है। देखिए, विमीय रूप से सही संबंध है तो आपको उसको सोल्व करके देखना पड़ेगा कौन सा आंसर जो है विमीय रूप से सही है। ठीक है। तो यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा है वो दे रखी है, गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले दे रखे हैं अलग अलग 4 ऑप्शंस में। तो आप इसमें से जो आंसर देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका डी वाला आंसर, के समानुपाती mv²। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रकाश वर्ष का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? समय का, दूरी का, प्रकाश ऊर्जा का, द्रव्यमान का। तो आपको पता है कि दूरी का मात्रक होता है ना, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बा दूरी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है? आपको बताना व्युत्पन्न मात्रक कौन सा है। तो बाकी इसमें सारे जो है मूल मात्रक दे रखे हैं, आपको व्युत्पन्न मात्रक पहचानना है। तो इसमें न्यूटन जो है आपका वो व्युत्पन्न मात्रक है, बाकी सभी क्या है? मूल मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, और शायद 9 नंबर क्वेश्चन इसमें मिस है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में मूल मात्रक नहीं है। इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन मूल मात्रक नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका जैसे मीटर है, केल्विन है, लीटर है, एम्पियर है। तो लीटर जो है वो लीटर जो होता है वो आपका मूल मात्रक नहीं होता है, बाकी सब क्या है? मूल मात्रक। क्वेश्चन नंबर 10 है भौतिक राशियों के निम्न जोड़ों में से किस जोड़े का विमीय सूत्र समान नहीं है? देखिए, 4 ऑप्शन, इनमें सभी के विमीय सूत्र जो हैं वो समान है, लेकिन एक जोड़ा ऐसा जिसका विमीय सूत्र समान नहीं है। तो इसमें आपका जैसे कार्य और बल, कोणीय संवेग, प्लांक नियतांक, आवेग और रेखीय संवेग, और पृष्ठ तनाव और तनाव। ठीक है। तो आप कौन सा आंसर लगाओगे इसमें? तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका बा वाला, कोणीय संवेग तथा प्लांक नियतांक। ये जो होते हैं ये इनके विमीय सूत्र समान नहीं होते। बच्चों, इसमें आपको जो है इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताए जा रहे हैं, तो आपकी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखते जाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्पीड आपको बढ़ाना है तो आप स्पीड बढ़ा के भी इनको देख सकते हैं। ठीक है। तो पहला रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में आपका पहला क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मीटर क्यूब के बराबर है। कितने मीटर क्यूब के बराबर आना है? इसमें आपको पूरा सोल्व करके देखना पड़ेगा इसको। तो इसका आंसर आपका जाएगा 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 इसका आंसर जाएगा। ठीक है। कितना जाएगा? 10⁻⁻6। पहले वाले का आंसर जाएगा 10⁻⁻6। इसके बाद जो है थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं, है ना। लेकिन बड़ा करने पे जो है ये क्लियर दिख नहीं पाएगा आपको। चलिए ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 1 सेकंड में कितना मीटर चलेगी? तो आप इसको जो है 1 सेकंड में अगर आपको निकालना है तो इसमें आप 5/18 से गुणा कर दीजिए, है ना। 5/18 से अगर आप गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5। 5 इसका आंसर आएगा, राइट आंसर आएगा 5। थर्ड वाला है ग्रह तारों आदि की दूरियों को कौन सी विधि द्वारा नापा जाता है? तो आप इसमें याद रखना लंबन विधि। इसमें थर्ड वाले में आंसर आ जाएगा लंबन विधि द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका रिक्त स्थान का, वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या एक आर्क सेकंड का कोण अंतरित करे कहलाती है। ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको दूरी बतानी है, लेकिन वो दूरी क्या होती है? तो वो कहलाती है पारसेक। क्या कहलाती है? पारसेक। तो ये चौथे नंबर को क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पारसेक। बल का विमीय सूत्र, तो बल का विमीय सूत्र आप जानते हो MLT-2 होता है, MLT-2। ठीक है। बल का मात्रक क्या होता है? MLT-2। ओके।
तो इस तरीके से जो है आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, छठा वाला। ये आपका 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2 को आपको ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2 में चेंज करना है आपको। मतलब क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है कि आपको एसआई पद्धति से सीजीएस पद्धति में कन्वर्ट करना है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 10 की पावर 5 इसका आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो खालिस्तान इसमें आएगा 10 की पावर 5। ओके, बाकी जो है पूरा पीछे का आपको सेम लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 नैनोमीटर खालिस्तान कितने मीटर के बराबर होता है? तो ये हो जाएगा आपका 10 की घात -9 मीटर के बराबर। ठीक है, आपको यहाँ पे वैल्यू बतानी है कि 1 नैनोमीटर की वैल्यू क्या होती है। तो 1 नैनोमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 10 की घात -9 हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आवेश का विमीय सूत्र। तो आवेश का विमीय सूत्र आप बता दोगे यहाँ पे AT क्या होता है, AT। ठीक है, ये 12th लेवल का क्वेश्चन था आपका, 11 में इसका विमीय सूत्र से आता नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे आपको सही जोड़ी दे रखी है, तो सही जोड़ी आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलानी है। चलिए, ये आपने अगर अच्छे से पढ़ा तो आप जोड़ी मिला सकते हो। चलो बताना, प्रकाश वर्ष की विमा। प्रकाश वर्ष की विमा यानी प्रकाश दूरी का मात्रक होता है, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? तो पहले वाले को आप किससे मिलाओगे? आप लिखते जाना, पहले वाले को आप मिला दो यहाँ पे प्रकाश वर्ष की विमा आपको मिलाना है इसको पहले को बी वाले से। ठीक है, पहले को आप मिला दो बी से। किससे मिला देंगे? बी से। अगला है आवृत्ति की विमा। तो आवृत्ति की विमा, आवृत्ति जो होता है वो सेकंड इनवर्स होती है, तो इसको पहले वाले से आप मिला दो। ठीक है, पहले वाले से आप इसको मिला देंगे। थर्ड वाला जो है आपका वो है एक पारसेक। पारसेक की वैल्यू क्या होती है? तो ये आपको सीधा यहाँ मिलाना डी से 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होती है। फिर यहाँ पे एंगस्ट्रॉन्ग बताना, तो एंगस्ट्रॉन्ग जो होता है 10 के बाद -10 होता है, तो इसको मिला दीजिए आप सी वाले से। किससे मिला देंगे? सी से। ठीक है, तो ऊपर के 4 जो है ऊपर के 4 से ही मिल चुके हैं। अब नीचे के 3 बचे। आपेक्षिक घनत्व। तो आपेक्षिक घनत्व जो होता है इसके कोई मात्रक नहीं होता है, सीधा सामने मिलेगा ये, इसका कोई विमीय सूत्र भी नहीं होता। तो m0 l0 t0 से आपको इसको मिला देना है। ठीक है, फिर आपका है छठा वाला खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक का मान यहाँ पे दे रखा है आपको ये। ठीक है, लास्ट वाला जी वाला आपको मिला है 1.496 इंटू 10⁻11। ये खगोलीय मात्रक का जो है मान होता है। और लास्ट वाला जो है अब बचा हुआ जो आपका ऊर्जा का विमीय सूत्र वो यहाँ पे हम मिला देंगे ml²t-2। तो इस तरीके से ये जो है हमारे इम्पोर्टेंट जो जोड़ी थी वो भी हमने सोल्व कर ली है। अब एक वाक्य में उत्तर बचे हुए हैं यहाँ पे, तो इनको भी हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बताना है, हाँ यहाँ पे जो है आपको इनके आंसर्स बताने हैं। तो ये एक वाक्य के उत्तर के क्वेश्चन आप देख लीजिए, बाकी सोल्व आप कर लेना इसमें से। ठीक है, मैं जो है आगे के हम अगले चैप्टर के देख लेते हैं। चैप्टर नंबर जो है हम सरल रेखा में गति देखते हैं। सरल रेखा में गति जो है इसके क्वेश्चन से देख लेते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, तो पहला वाला आपके सामने स्थिति समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। तो देखिए, स्थिति समय ग्राफ का ढाल हमेशा क्या प्रदर्शित करेगा? वेग। ठीक है, वेग यानी कि tan थीटा की बात करें तो tan थीटा यहाँ पे ढाल होता है, और tan थीटा जो ढाल होता है वो किसको प्रदर्शित करेगा? वेग को। तो स्थिति समय ग्राफ में वेग। दूसरा है गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी गई वस्तु के लिए शून्य होगा। तो गुरुत्व के अंतर्गत छोड़ी गई वस्तु के लिए क्या शून्य होता है? इसका आपको आंसर बताना है। तो इसमें आप बताएंगे प्रारंभिक वेग। किसी वस्तु को जब हम ऊपर से छोड़ देते हैं तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है? शून्य होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। थर्ड वाले की हम बात करते हैं, स्थिति समय ग्राफ अक्ष के समांतर। इसका क्या अर्थ है? स्थिति समय ग्राफ समय के क्या है? समांतर। तो हम यहाँ पे कहेंगे वस्तु कैसी? स्थिर है। वस्तु कैसी है? स्थिर। अगर समय के साथ समांतर चल रहा है, ये समय है आपका ग्राफ में, और ये आपका जो है स्थिति है x, लेकिन ये ग्राफ समय के समांतर चल रहा है। समांतर चलने की कंडीशन में क्या होता है? वेग जो होता है वो स्थिर होता है। मतलब वेग एक समान होता है तो वेग क्या होता है? शून्य होता है ना। वो वस्तु कैसी है? स्थिर है। वस्तु कैसी है? स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ द्वारा अक्ष से घेरा गया क्षेत्रफल। अब यहाँ पे वेग समय ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल पूछा गया, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। तो इसमें आएगा आपका, अगर या तो विस्थापन हो तो विस्थापन, लेकिन यहाँ पे विस्थापन नहीं, यहाँ पे दूरी है, तो आप आंसर लगा दोगे दूरी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, वेग समय
ग्राफ समय अक्ष के लंबवत कब होता है? वेग समय ग्राफ समय अक्ष के लंबवत कब होता है? तो आप बता दीजिए पहला वाला आंसर, एक समान गति में। एक समान गति होती है तब ये जो होता है लंबवत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छठा वाला क्वेश्चन है, किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है। तो गतिशील पिंड के लिए क्या शून्य हो सकता है? तो आप इसका आंसर लगाओगे त्वरण। गतिशील पिंड के लिए सिर्फ त्वरण शून्य हो सकता है, क्योंकि वेग तो उसका वेग उसमें रहेगा तभी तो वस्तु क्या रहेगी? गतिशील रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या शून्य होगा? त्वरण। ठीक है, क्योंकि गतिशील और कहाँ पे होता है? जब वेग एक समान हो तो त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। तो गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है, तो त्वरण शून्य यहाँ पे हो सकता है। चलिए अब रिक्त स्थान ले लेते हैं, कुछ इंपोर्टेंट रिक्त स्थान है यहाँ पे। वेग और चाल के मात्रक होते हैं, तो हमको पता है कि वेग और चाल के मात्रक क्या होते हैं? समान होते हैं। तो इसमें आंसर लिख देना आप, समान होते हैं। वेग प्रवणता का ऐसा है मात्रक, तो दूरी के साथ वेग में कमी को हम क्या बोलते हैं? वेग प्रवणता बोलते हैं। इसका मात्रक हमसे पूछा गया है, तो आप इसका लिख देना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वेग प्रवणता हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके, यहाँ पे आएगा आपका थर्ड वाला क्वेश्चन, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी होगी। क्षैतिज में कितनी दूरी चलेगी? किसी वस्तु को हम सीधा ऊपर फेंक देते हैं तो क्षैतिज में कितना चलती है वो? तो एक्स दिशा में कितना चलती है? तो शून्य आंसर आएगा। वो कोई दिशा तय नहीं करेगी, क्योंकि ऊपर फेंकोगे तो वापस नीचे आ जाएगी। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग का अनुपात सदैव होता है। तो दोनों एक जैसी चीजें दे रखी है, तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग। तो यहाँ पे अनुपात आ जाएगा 1। क्या होता है? हमेशा 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर वह 8 सेकंड बाद पुनः हाथों में आ जाती है, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय होगा। तो देखिए जितना समय ऊपर फेंकने में लगता है उतना ही वापस आने में लगता है, इसलिए 8 सेकंड में अगर वो ऊपर जाएगी तो 8 सेकंड में वापस से नीचे जाएगी। तो आज का आंसर आ जाएगा 8 सेकंड। क्या जाएगा? 8 सेकंड। छठा क्वेश्चन है, क्षैतिज दिशा में गुरुत्व त्वरण का मान होता है। तो क्षैतिज दिशा में गुरुत्व त्वरण का मान शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। ठीक है, हम जब एक प्रक्षेपी गति पढ़ते हैं, एक्स दिशा और वाई दिशा पढ़ते हैं, तो क्षैतिज दिशा में जो त्वरण लेते हैं वो क्या लेते हैं? शून्य लेते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर हमको मिल गया। अब इसका ये एक वाक्य के उत्तर आप, एक वाक्य और शब्द में उत्तर आप देख लीजिए। ठीक है, वीडियो को रोक के आप देख लेना। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट ले लेते हैं अगला वाला चैप्टर। अगले चैप्टर के क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे समतल में गति। समतल में गति में आप जो है प्रक्षेप्य गति और यहाँ पे सदिश राशियाँ पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है आपका सही विकल्प है पहला, निम्नलिखित में सदिश राशियों का समूह है। आपको बताना कौन सदिश राशियाँ है। तो दाब और वेग और बल, इसमें दाब अधिश हो जाएगा, ये आंसर गलत है। जड़त्व आघूर्ण, बल आघूर्ण, विस्थापन, तो इसमें जो है आपका जड़त्व आघूर्ण जो है वो एक अधिश राशि हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आपका बी वाला त्वरण क्षेत्रफल संवेग, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। त्वरण क्षेत्रफल संवेग तीनों जो है सदिश राशि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, यदि किन्हीं दो सदिशों के परिणामी का परिमाण दोनों के परिमाणों के योग के बराबर है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इस कंडीशन में आपको क्या बताना है? इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो आपके सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर? 0 डिग्री। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, दो सदिशों ए व बी के मध्य थीटा कोण हो तो इनके परिणामी सदिश का परिमाण होगा। तो देखिए दो सदिशों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो परिणामी क्या बनेगा इनका? तो इनका परिणामी आपने पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप्य कोण कितना होना चाहिए? दूर वस्तु को फेंकना है तो प्रक्षेप्य कोण होना चाहिए 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से किन कोणों के जोड़ों के लिए क्षैतिज परास समान रहेगा? निम्न में से किन कोणों के जोड़ों के लिए क्षैतिज परास समान रहेगा? तो इसका जो आंसर है आपको ये देख लेना है कि दो जोड़ों का योग जो है वो 90 डिग्री हो। तो किसका 90 डिग्री हो रहा है? इनका 90 क्या नहीं है? इनका 90 क्या? हाँ, इनका 90 आंसर। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। और सी वाले का भी 90 नहीं हो रहा है और डी वाले का भी 90 नहीं है। तो जिन दो जोड़ों का योग कितना जाए 90 डिग्री, वो आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अदिश राशि वहाँ है जो, अदिश राशि की परिभाषा आपको बतानी है। तो इन चारों में से चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इन चारों में से आपको पहचानना है कि अदिश राशि क्या होती है। पहला है, किसी भी प्रक्रिया में संरक्षित रहती है, कभी ऋणात्मक नहीं होती है,
विमाहीन होती है, और डी है उन सभी दर्शकों के लिए एक ही मान रखती है चाहे अक्षों से उनके अभिविन्यास भिन्न भिन्न हो। तो डी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा, सभी के लिए वो एक ही मान रखती है दिस राशि। ठीक है, इसके बाद है 7वां क्वेश्चन, सेकंड की घड़ी के सेकंड की सुई का कोणीय वेग बताना है। सेकंड की सुई का कोणीय वेग बताना है, तो ओमेगा की वैल्यू आपको यहाँ पे बतानी है। ओमेगा आपका हो जाएगा 2π/t, तो इसका हो जाएगा 60, तो 2π/60 इसका आंसर रहेगा। तो 2π/60 अगर हम 2 से काट दें तो आंसर आएगा π/30, π/30 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सी वाला आंसर इसको हो जाएगा, 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी वाला। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन सी द्विमीय गति नहीं है? द्विमीय गति कौन सी नहीं है? ठीक है, तो वृत्तीय गति द्विमीय गति, प्रक्षेप्य गति द्विमीय गति, बंदूक की गोली की गति, और अगला है डी वाला किसी मीनार से स्वतंत्रतापूर्वक गिरती गेंद की गति। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी गति द्विमीय गति नहीं है। तो देखो बंदूक की गोली गति भी जो होती है वो परवलय गति करती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। डी वाला जो रहेगा, किसी गेंद को हमने स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिरा दिया तो सीधी वो जमीन पर जाएगी, तो वो एक विमीय गति करेगी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, उड़ान के समय उच्चतम बिंदु पर किसी प्रक्षेप्य का त्वरण होता है। उच्चतम बिंदु पर त्वरण कितना होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए वाला जी, है ना। उड़ान के समय किसी प्रक्षेप्य गति की अगर हम बात करें, प्रक्षेप्य गति में हम किसी पिंड को फेंकते हैं तो हर बिंदु पर जो त्वरण होता है वो जी ही होता है, चाहे कोई सा भी पॉइंट हो। ठीक है, इसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को हम पढ़ेंगे अच्छे से। हाँ, किसी प्रक्षेप्य द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी उसकी अधिकतम ऊंचाई की 4 गुनी प्रक्षेपण कोण का मान बताना है। आपको जो है यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, उस फॉर्मूले से आपको यहाँ पे जो सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो 45 डिग्री आएगा। कितना आएगा इसका? 45 डिग्री। ठीक है, क्षैतिज दूरी और अधिकतम ऊंचाई दोनों का मिला जुला फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा, उससे इसका आंसर निकलेगा। 11वां क्वेश्चन है, महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपण कोण होना चाहिए। महत्तम ऊंचाई, सबसे अधिक ऊंचाई प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु को सबसे ऊंचा फेंकने के लिए कोण कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर है 90 डिग्री। ठीक है, ऊपर फेंकना है तो 90 डिग्री और दूर फेंकना है तो 45 डिग्री। 12वां क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति में वस्तु के वेग तथा त्वरण के मध्य कोण होगा। एक समान वृत्तीय में वस्तु के वेग और त्वरण के मध्य कितना कोण होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला 90 डिग्री। ठीक है, वेग और त्वरण के बीच में जो कोण होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री। और लास्ट ऑब्जेक्टिव आपका जो है एमसीक्यू वाला कि अभिकेंद्रित त्वरण सदैव होता है। इनमें से बताना है केंद्र की ओर होता है, केंद्र से परे होता है, स्पर्श दिशा में होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका नाम ही अभिकेंद्री है तो ये केंद्र की तरफ ही होता है। ठीक है, इसके बाद रिक्त स्थान है आपके, 6 रिक्त स्थान है। पहला है, अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को खालिस्तान दिशा में फेंकना चाहिए। तो अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए, सबसे अधिक ऊंचाई प्राप्त करनी है तो ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकना चाहिए। कौन सी दिशा में? ऊर्ध्वाधर, यानी कि ऊपर की दिशा में। अगला है, वृत्तीय मोड़ पर सड़क खालिस्तान की ओर ऊंची बनाई जाती है। सड़क को किस तरफ से ऊंचा बनाते हैं? तो बाहरी किनारे से। इसका आंसर हो जाएगा जो बाहर वाला किनारा है, बाहरी किनारे से इसको ऊंचा बनाया जाता है। थर्ड वाला है, प्रक्षेपण कोण ए और 90 डिग्री, सॉरी प्रक्षेपण कोण ए और 90 - ए, ये दो कोण दे रखे हैं, एक कोण दे रखा है ए और एक दे रखा है 90 - ए के लिए प्रक्षेप्य का खालिस्तान समान रहता है। तो इनके लिए हमेशा क्षैतिज परास जो आर निकालते हैं, आर बराबर जो फॉर्मूला हम लगाते हैं, तो क्षैतिज परास इनके लिए समान रहेगा। ठीक है, किसके लिए? ए के लिए और 90 - ए के लिए। अगला है कोणीय वेग का मात्रक। कोणीय वेग यानी कि ओमेगा का मात्रक बताना है, तो रेडियन पर सेकंड। इसका आंसर हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। 5वें का है, प्रक्षेप्य गति खालिस्तान नियत रहता है। प्रक्षेप्य गति में क्या नियत रहता है? प्रक्षेप्य गति में क्या नियत रहता है? तो प्रक्षेप्य गति में जो वेग रहता है, कौन सा वाला? क्षैतिज वेग नियत रहता है। थोड़ा क्वेश्चन भी यहाँ पे इनकम्प्लीट है, इसमें प्रक्षेप्य गति में खालिस्तान वेग नियत रहता है, वेग देना चाहिए था इसमें, तो क्षैतिज वेग जो रहता है नियत रहता है। और छठा क्वेश्चन है आपका, महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपण कोण होना चाहिए। तो ये पहला वाला क्वेश्चन और छठा वाला क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, मतलब उसमें इसमें कोण पूछा है ना, उसमें क्या पूछा था? उसमें दिशा पूछी थी, इसमें कोण। तो आपको बताना 90 डिग्री का कोण। सबसे अधिक ऊंचाई पे अगर पूछना है तो 90 डिग्री का कोण रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक वाक्य में जो क्वेश्चन है इनको देख लीजिए आप। हो सकता है आपको इसमें से कोई सा जो है
आपके लिए इम्पोर्टेंट रहे। नेक्स्ट हम ले लेते हैं अब अगला वाला चैप्टर, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। पहला है, एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो गतिशील एक समान वेग से अगर गतिशील है, वेग एक समान है, तो कौन सा कथन सत्य है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब वस्तु एक समान वेग से गतिशील है तो देखिए उस पर परिणामी बल शून्य है, तो ये भी सही है। उसमें कोई त्वरण नहीं है, तो ये भी शून्य है। दोनों कथन सत्य, दोनों सत्य। तो सी वाला इसका राइट आंसर जाएगा कि परिणामी बल भी शून्य होता है और उसका त्वरण भी क्या होता है, शून्य होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। तो संवेग परिवर्तन की दर आप न्यूटन के दूसरे नियम से पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिलने वाला बल के समानुपाती होती है ना। न्यूटन का दूसरा नियम की परिभाषा आप देखोगे तो संवेग परिवर्तन बल के बराबर होता है। गतिशील गोली लकड़ी के टुकड़े में टकराकर उसमें धंस जाती है, क्या संरक्षित रहेगा, है ना। क्या संरक्षित रहेगा, संवेग संरक्षित रहेगा, गतिज ऊर्जा रहेगी, कोणीय संवेग रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका जो आंसर है वो आंसर लगाएंगे संवेग वाला, है ना। क्या नियत रहेगा, संवेग, क्योंकि गतिज ऊर्जा तो घट जाती है यहाँ पे और कोणीय संवेग की तो यहाँ बात करनी ही नहीं है। तो संवेग क्या रहेगा यहाँ पे, संरक्षित रहेगा, नियत रहेगा। चौथा वाला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के जड़त्व का कारण है। तो जड़त्व का कारण बताओ, द्रव्यमान है, वेग है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो चौथे का आंसर हो जाएगा, जड़त्व का कारण होता है केवल और केवल द्रव्यमान। रॉकेट नोदन आधारित होता है, तो आपको पता है संवेग संरक्षण पर यह आधारित होता है। छठा क्वेश्चन है, लिफ्ट के अचानक टूटकर नीचे गिर जाने पर उसमें खड़ा व्यक्ति स्वयं को भारी अनुभव करेगा, हल्का, भारीन और कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो भारीन महसूस करेगा, क्योंकि वो जी त्वरण से नीचे आएगा। अचानक टूट जाए तो जी त्वरण से नीचे आएगा, जी त्वरण से जब नीचे आएगा तो आप एम जी में से एम जी माइनस करेंगे तो जीरो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सातवां जो है, नाव से किसी सवार के किनारे पर कूदते समय क्रियाबल लगता है। तो क्रियाबल कौन लगाता है, तो क्रियाबल लगता है नाव के ऊपर। नाव के ऊपर कूदने वाला नाव पर क्रियाबल लगाएगा और नाव व्यक्ति के ऊपर लगाएगी प्रतिक्रिया बल। तो ये आपको यहाँ पे देख लेना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में आपका पहला है, किसी वस्तु का खाली स्थान जड़त्व की माप है। तो इसमें आपको पता है कि जड़त्व की माप होता है द्रव्यमान, तो पहले का आंसर क्या आएगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान इसका आंसर है। दूसरा, प्रकृति में बल सदैव होते हैं तो जोड़े के रूप में होते हैं। प्रकृति में बल सदैव किसके रूप में होते हैं, जोड़े के रूप में। तीसरा क्वेश्चन है, किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसका खाली स्थान नियत रहता है। तो बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो उसका संवेग नियत रहता है। क्या नियत रहता है, संवेग। तो इसका आंसर हो जाएगा संवेग नियत रहता है। चौथा क्वेश्चन, दो वस्तुएं समान वेग से गतिशील है, तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से खाली स्थान होता है। तो देखिए दो समान वेग से गतिमान है, वेग अगर समान है तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से क्या रहेगा, अधिक रहेगा कि कम रहेगा। देखिए भारी वस्तु का संवेग अधिक रहेगा, क्योंकि भारी वस्तु में एम बड़ा हो जाएगा, एम बड़ा हो जाएगा, वी तो दोनों के बराबर है, तो संवेग से बड़ा होता है। भारी वस्तु का संवेग जो होता है हल्की वस्तु से अधिक होता है, ठीक है। क्या होता है, अधिक। पांचवा है, न्यूटन के गति के खालिस्तान के नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो प्रथम नियम आ जाएगा। प्रथम नियम में हम जड़त्व की परिभाषा पढ़ते हैं, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी और गतिमान है तो गतिमान रहेगी। छठा क्वेश्चन है, बल बराबर द्रव्यमान इंटू, तो आप यहाँ पे त्वरण लिख देंगे, द्रव्यमान इंटू क्या जाएगा, त्वरण, ठीक है। सातवां, एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। रॉकेट नोदन खाली स्थान पर आधारित है, तो आपको पता है संवेग संरक्षण पर आधारित है। नवा क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत होती है तो प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया, ठीक है। फिर ये यहाँ पे जो है आपकी एक वाक्य में उत्तर है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। इनके आंसर्स आपको सर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ आपको कुछ ऑब्जेक्टिव से ही पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट है कार्य ऊर्जा शक्ति, ये लास्ट रहेगा हमारा। इसके बाद जो है हम वीडियो को यहीं पे एंड कर देंगे। देखिए पहला, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी खाली स्थान में परिवर्तन के बराबर होता है। तो इसमें आप बताएंगे गतिज ऊर्जा। पहले में क्या आएगा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दूसरा है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान होता है ऋणात्मक। घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक। घर्षण द्वारा हमेशा ऋणात्मक कार्य होता है। तीसरा, बंद पथ में संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, शून्य। बंद पथ में कोई भी बल कार्य करता है तो कार्य क्या होता है, शून्य। चौथा वाला, कार्य करने की दर को कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा शक्ति। इसके बाद है
असंरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य पर निर्भर करता है। तो ये असंरक्षी बल वाला जो रहता है वो रास्ते पर निर्भर करता है, पथ पर, पथ की लंबाई पर, रास्ते की लंबाई पर निर्भर करता है। छठा वाला है दृढ़ स्प्रिंग। दृढ़ स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक मृदु स्प्रिंग के स्प्रिंग नियतांक से क्या होता है तो अधिक होता है। दृढ़ का क्या होता है, अधिक होता है मृदु से। हार्ड एंड सॉफ्ट स्प्रिंग, हार्ड स्प्रिंग जो होता है वो सॉफ्ट स्प्रिंग से हार्ड होता है, इसलिए उसका स्प्रिंग नियतांक भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। सातवां है किसी बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य होता है। तो ये फिर से आपका क्वेश्चन रिपीट कर दिया, तो यहाँ पे कार्य हो जाएगा शून्य, है ना। सातवां क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है, ठीक है। अब सही विकल्प देख लेते हैं इसके, है ना। सही विकल्प हम यहाँ देखें, इंपॉर्टेंट सही विकल्प है। तो पहला जो हमारा सही विकल्प है, हाँ बच्चों, पहला है आपका ऊर्जा का, निम्न में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो सारे ऊर्जा के मात्रक दे रखे हैं, लेकिन एक आपका ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो कौन सा वाला नहीं है, तो देखिए जूल भी ऊर्जा का मात्रक है, अर्ग भी ऊर्जा का मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक है, वाट यहाँ पे नहीं, मात्रक नहीं है ऊर्जा का, ये शक्ति का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी यदि, इन चारों में से आपको बताना है कब स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। पहला, निकाय पर संरक्षी बल द्वारा कार्य किया जाए, निकाय पर संरक्षित अथवा असंरक्षित बल द्वारा कार्य किया जाए, निकाय द्वारा संरक्षित बल के विरुद्ध कार्य किया जाए, निकाय द्वारा संरक्षित अथवा असंरक्षित बल के विरुद्ध कार्य किया जाए। तो इनमें से आपको राइट आंसर बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, निकाय द्वारा संरक्षित बल के विरुद्ध कार्य किया जाए। जो भी संरक्षित बल किया दे रखा है उसके विरुद्ध अगर कार्य करोगे तो, है ना, संरक्षित बल द्वारा किया गया ऋणात्मक कार्य ही स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। थर्ड वाला क्वेश्चन है अप्रत्यास्थ संघट्य में, अप्रत्यास्थ संघट्य में क्या संरक्षित रहता है, तो गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, ठीक है, गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। अगला वाला है फोर्थ वाला, जब कोई संरक्षित बल द्वारा किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, कोई संरक्षित बल जब किसी वस्तु पर, देखिए अब धनात्मक कार्य कर रहा है, अभी हमने पढ़ा था कि ऋणात्मक कार्य के लिए, ठीक है, तो धनात्मक कार्य के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए अभी पहले वाला जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा हम वापस से रिपीट करेंगे। अप्रत्यास्थ संघट्य में संरक्षित रहता है, तो देखिए गतिज ऊर्जा तो घट जाती है, अप्रत्यास्थ में संवेग संरक्षित रहता है, क्या रहता है, संवेग संरक्षित रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर जो जाएगा वो संवेग हो जाएगा, थोड़ा सा गलती हो गई थी यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, जब कोई संरक्षित बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, इसमें क्या बताएंगे आप, तो इसका आंसर है आपका बढ़ती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, एक ग्राफ आपको दे रखा है, पांचों क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को निम्नानुसार मार्ग से ए से बी पृथ्वी तल से एच ऊंचाई तक ले जा रहा है, कहाँ तक ले जा रहा है, एच ऊंचाई तक। तो आपको बताना है एच ऊंचाई तक पहुंचाता है। क्वेश्चन, किस स्थिति में कार्य अधिक होगा, किस स्थिति में कार्य अधिक होगा, तीन स्थितियां किसमें कार्य सबसे अधिक होगा, तो बताइए। इसमें चार कितने ऑप्शन दे रखे हैं, तीन ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी, है ना, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला। तो बताइए किस में सबसे अधिक कार्य होगा, तो आपने स्थितिज ऊर्जा अगर पढ़ी हो तो वो थी mgh, हाइट पर डिपेंड करती है, और यहाँ पर हाइट तीनों की क्या दे रखी है, सेम। तो आपका आंसर क्या जाएगा, डी वाला, सभी में समान कार्य होगा। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, है ना। इसके बाद जो है अगले जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे, और कुछ यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर भी दे रखे हैं, अगर आप चाहें तो इनको सोल्व कर सकते हैं। जैसे यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 10 जूल कार्य करे तो उसकी शक्ति बताइए, उस शक्ति का फॉर्मूला आप क्या बताओगे, P बराबर W/T लगा दोगे, तो 100/10 आपका आंसर क्या जाएगा, 10 आ जाएगा। कार्य का एसआई मात्रक, जूल शक्ति का एसआई मात्रक भी आपको क्या बताना है, यहाँ पे वाट हो जाता है, ठीक। तो इस तरीके से आपको जो है ये बता देने हैं आंसर्स, और ऑब्जेक्टिव आप देख लीजिएगा आगे में, सभी सरल सरल क्वेश्चन से, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू।